ये टॉपिक होने वाला है, सुने उसके बारे में कभी? क्या होता है डिमांड, क्या होती है वो बता दो, हिंदी में बता दो, कोई टेंशन नहीं है। मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, क्या समझते हो तुम मुझसे वो बताओ। हम्म। मानो हम एक मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हैं, तो वो डिमांड है कि नहीं है ये बताओ। लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, डिमांड है कि नहीं है? ठीक है, डिमांड नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो सिंपल बताते हैं, ठीक है, अभी इस पे आएंगे और थोड़ा सा पहले का भी रिवीजन करवा देंगे जो एक दो क्लास में हम लिए हैं। तो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग डिमांड के बारे में सोचते हैं और किसी से पूछते हैं, जैसे तुम बोले कि जो भी चीज़ हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो जो होती है ना वो डिमांड नहीं होती है, वो तो तुम्हारी इच्छा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजायर। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इच्छा, ठीक है, जिसके साथ खरीदने की क्षमता जुड़ जाए, यानी कि ऑब्वियसली पैसा। ठीक है, कोई भी ऐसी इच्छा जो प्रबल इच्छा है और तुम्हारे पास क्षमता यानी कि तुम्हारे पास उसको खरीदने का साधन है, तब वो बनती है डिमांड। ठीक है, ऐसे तो सब कोई बोल देंगे हमको मर्सिडीज मन है लेने का, हमको 2 करोड़ का वहां फ्लैट लेने का मन है, तो वो सिर्फ इच्छा है, वो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इच्छा डिमांड तब बनती है, ठीक है, या फिर मांग तब बनती है ना जब उसके साथ क्षमता जुड़ी हो, कि तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे पास क्षमता है और तुम्हारी इच्छा है खरीदने की, तभी तुम जाओगे मार्केट में खरीदने के लिए। ठीक है, अब ऐसा भी हो कि किसी के पास पैसा है लेकिन वो खरीदना ही नहीं चाहता है, तो भी वो डिमांड नहीं है। ठीक है, या अगर सिर्फ इच्छा है पैसा ही नहीं है तो भी वो डिमांड नहीं है। ठीक है, तो डिमांड के लिए एक प्रबल इच्छा का होना जरूरी है और उसके साथ तुम्हारे पास साधन होना चाहिए खरीदने का। ठीक है, तो ये होती है डिमांड। अब ये बताओ किसी भी चीज की डिमांड किस किस चीज से अफेक्ट होती है, मतलब कौन कौन से चीज से बढ़ सकती है, घट सकती है, क्या क्या हो सकता है? एक दो कोई बताओ उसमें हमको एग्जाम्पल, कि तुम ऐसे सिचुएशन में कि हम डिमांड बढ़ा देते हैं, हम ज्यादा सामान खरीदते हैं, या ऐसे में हम कम खरीदने लगते हैं। नहीं, सबसे पहला सबसे बेसिक चीज बताते हैं ना, किसी भी चीज की मांग जो है ना उसके मूल्य से यानी प्राइस से अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे, ठीक है, कि मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसमें सबसे पहला आता है ना उसका मूल्य। ठीक है, क्योंकि एज अ कस्टमर आप कोई गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी हो, ठीक है, हम तुम कोई भी हो, जब भी कोई सामान लेने के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज दिमाग में आती है कितने का होगा। ठीक है, या अगर दुकान नहीं जाते तो आजकल तो ऑनलाइन है, तो फोन निकालते हैं और सारे वेबसाइट पे चेक करते हैं, अच्छा यहाँ 200 का मिल रहा है, यहाँ 220 का मिल रहा है, यहाँ 180 का ही मिल रहा है, कंपेयर करते हैं तब खरीदते हैं। ठीक है, तो अगर तुम डेफिनेशन भी देखोगे कि डिमांड का डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो इंग्लिश में ऐसे होता है, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू परचेज एट वेरियस गिवन प्राइजेस, ठीक है, इन अ गिवन मार्केट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि एक क्रेता किसी भी वस्तु की, ठीक है, कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है दिए गए मूल्यों पर, दिए गए टाइम पे, ठीक है, दी गई बाजार परिस्थिति में, मार्केट सिचुएशन में, उसमें सबसे पहला दाम ही आता है, प्राइस ही आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खरीदे और हम बोले कि चाहे वो 300 रुपए डेली कमाने वाला मजदूर हो या 30 लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी हो, पहली चीज जो दिमाग में आती है ना वो होता है कि कितने का है भाई। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी चीज का जब दाम बढ़ जाता है ना तो हम लोग उसको कम खरीदने लगते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल है, टमाटर कभी कभी 80 रुपए किलो हो जाता है, और कभी कभी तो 10 में भी 1.5 किलो 2.5 किलो मिलने लगता है। जब 80 रुपए किलो हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि छोड़ो क्या जरूरत है, दही डाल दो खाने में, नींबू डाल दो खाने में। ठीक है, या अच्छा चलो आधा किलो ले लेते हैं। लेकिन जब 10 रुपए में 2.5 किलो मिलता है तो लोग 5 किलो 6 किलो खरीद के ले जाते हैं कि चलो चटनी भी बना लो, अचार भी बना लो, सैलेड भी बना लो, सब बना लो। तो ये चीज हर चीज में चलता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है ना, उसकी जो मांग होती है वो घट जाती है, और इसका उल्टा चलता है कि अगर उसका मूल्य घट जाएगा यानी कि प्राइस घटता है, तो जो उसकी डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला कारक जो किसी भी वस्तु की डिमांड को, मांग को अफेक्ट करता है वो होता है उसका मूल्य, और उसमें यही रिलेशन है, मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगी, मूल्य घटेगा मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है। ठीक है, अभी दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर ये होता है ना कि जो भी उपभोक्ता है, जो भी कस्टमर है, उसकी इनकम, ठीक है, यानी कि आय। ठीक है, उपभोक्ता की आय, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है,
तो ठीक है, तुम हिंदी में पढ़ते हो, एग्जाम में भी क्वेश्चन हिंदी में अटेम्प्ट करोगे, लेकिन इंग्लिश का वर्ड भी ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इतनी शुद्ध हिंदी में आ जाता है ना कि वो हिंदी वालों को भी समझ में नहीं आता है। तो अगर इंग्लिश का तुमको आइडिया रहेगा कि तो तुम इंग्लिश वाले में पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी ऑब्वियसली जब नेट के लिए अपेयर कर रहे हो, कॉलेज में जाओगे, पढ़ाओगे, तो वहाँ पे जो भीड़ बैठेगी वो आधे लोग हिंदी के होंगे, आधे लोग इंग्लिश के होंगे। तो दोनों भाषा, ये नहीं कि 100% आना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो दूसरा है इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की आय। इसमें भी सिंपल चलता है। ठीक है, कोई आदमी जैसे हम बोले कि वो 300 रुपये कमाता है डेली, ठीक है, कोई मजदूर है, तो सिर्फ वो बेसिक चीज खरीदता है, दाल ले लेते हैं आधा केजी, चावल भी ले रहा है तो सस्ता वाला ही ले रहा है, उससे ज्यादा का नहीं अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, दूध तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना, वो 500 रुपये डेली के कमाने लगता है। ठीक है, तो वो अब सब्जी भी खरीदेगा, हो सकता है आधा केजी आधा लीटर दूध भी खरीदने लगे। ठीक है, तो किसी भी उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि आय बढ़ जाती है, तो सिंपल है, उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर आय घट जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। ये सिंपल चलता है, आम दिन में भी हम लोग देखते हैं, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है अलग। आ, अब है दो चीज का नाम लिखना है, अगर सुने हो कभी तो बताना क्या होता है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इस बारे में सुने हो कभी, कुछ भी आइडिया है क्या होता है ये? बताते हैं इसके बारे में, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में बहुत बार बार ये चीज आता है और बहुत सारे चैप्टर में आता है, सिर्फ इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि मांग को प्रभावित करने वाला पहला कारक था कि भाई वस्तु का मूल्य, दूसरा था उपभोक्ता की आय। ठीक है, और तीसरा है संबंधित सामानों की कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित सामानों की कीमत। अब ये दो तरह की वस्तु होती है, एक होती है स्थानापन्न वस्तु, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये क्या होता है, हम सिंपल बताते हैं। कई बार ऐसे सामान होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा सामान, जो एक ही मांग को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी हम दिए, ठीक है, कि मानो हम बहुत थक गए और हम किसी दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि थम्स अप होगा, बोलता है कि नहीं है, पेप्सी है, दे दीजिए, क्योंकि आप थके हुए, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए। आप थम्स अप भी पियेंगे तो आपको उतना ही रिफ्रेशमेंट मिलेगा, आप पेप्सी भी पियेंगे तो आपको उतना ही रिफ्रेशमेंट मिलेगा। या दूसरा एग्जाम्पल, आप जाते हैं और बोलते हैं कि एक बॉल पेन दे दो, बोलता है नहीं है, जेल पेन दे दो, दोनों से लिखने का काम ही पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की वस्तु जो तुम एक ही तरह की मांग को पूरा करने के लिए यूज करते हो, और अगर एक नहीं मिले तो दूसरे से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो वैसी वस्तु को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि स्थानापन्न वस्तु। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, टी एंड कॉफी। ठीक है, कि चाय नहीं मिली तो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिली तो चाय पी लेंगे। ठीक है, तो इसका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है? इसका सिंपल है, मानो चाय मिल रही है 5 रुपए और कॉफी मिल रही है 7 रुपए। ठीक है, और हम चाय पीते हैं जाके। अब हम एक दिन गए तो देखे कि नया रेट चार्ट लगा हुआ है कि चाय 8 रुपए, कॉफी उतने की ही, तो हम आज से क्या बोलेंगे, थोड़ा कॉफी ही पियेंगे। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तु में ये होता है ना कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ी, ठीक है, तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो लोग उसको छोड़ के जो उसके बदले में दूसरा मिल रहा है उसको लेने लगते हैं। ठीक है, और वही उल्टा होगा। ठीक है, कि अब अगर क्या हो जाता है कि अगर इसकी किसी की कीमत एक की घट गई, ठीक है, तो दूसरे की मांग घट जाएगी। ठीक है, तो अब मानो क्या हो गया कि कॉफी पीने लगे, है ना, तो अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, बोलने लगा कि चाय तो अब 6 रुपए में ही मिलने लगेगी। ठीक है, तो इसकी कीमत घटने से क्या होगा, इसकी मांग घट जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग अब फिर से चाय पीने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन है इन दोनों के प्राइस के बीच में। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। ठीक है, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो बहुत सारा सामान, बहुत सारी वस्तु ऐसी होती है ना कि जिसको हम लोग ना एक जोड़े में ही यूज करते हैं, मतलब एक साथ यूज करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, या
पेट्रोल और कोई भी गाड़ी जो पेट्रोल से चलती है, वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, जो भी हो, पेट्रोल अकेले घर में ला के रख के उससे कुछ नहीं कर सकते जब तक गाड़ी में डालेंगे नहीं, ठीक है। दूसरा, इंक और पेन, अब तो इंक पेन से कोई नहीं लिखता है, लेकिन पहले जो बॉटल में इंक आती थी, फाउंटेन पेन आता था, तो सिर्फ फाउंटेन पेन भी किसी काम का नहीं है और सिर्फ इंक भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, शूज़ एंड शू लेस, यानी जूता और उसमें जो डोरी डालते हैं, वो अकेले डोरी भी किसी काम की नहीं है और बिना डोरी का जूता भी, मतलब हमेशा एक साथ ही यूज़ करेंगे, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूरक वस्तु, ठीक है। तो हमेशा साथ में ही यूज़ होती है। तो अब इन दोनों के बीच में प्राइस में कैसा रिलेशन है ये देखते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ, आज हम बोलते हैं ना कार की जो कीमत है वो बढ़ गई, तो पेट्रोल की मांग बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? सोच के बोलो। कार की कीमत बढ़ गई, मतलब हम लोग सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग बात करते हैं मतलब 1 साल 2 साल में क्या असर दिखेगा बाजार पे। अगर कार की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, या बाइक की कीमत बढ़ जाएगी, मानो एक नॉर्मल आदमी है, वो पैसे सेव करता है कि अभी एक बाइक लेंगे हम, ठीक है, और बाइक लेने के लिए पैसे सेव हो जाते हैं, लेकिन वो अभी जिस तरह का चल रहा है वो देखता है कि अरे पेट्रोल का दाम तो आसमान छू रहा है, बाइक हम ले भी लेते हैं तो इतनी इनकम नहीं है कि हम पेट्रोल डलाना अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो कार या बाइक जो भी चीज़ है उसकी कीमत बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी कीमत घटती है तो लोग और कार या बाइक जो जैसा चीज़ अफोर्ड कर सकता है वो खरीदेगा, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा होता है कि अगर एक चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि दोनों को साथ में ही यूज़ करना, अलग अलग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रिलेशन है आपस में, ठीक है, और ये अगला फैक्टर था, ठीक है। अभी अगला फैक्टर है ना टेस्ट, प्रेफरेंस और हैबिट, ठीक है, और एक सीजन भी होता है। टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, सिंपल सी बात है, किसको क्या पसंद है, ठीक है। अब क्या होता है कि मानो, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ग्रीन टी, सुने हो ग्रीन टी? बहुत लोग ग्रीन टी पीते हैं, ठीक है, मतलब रुचि, लोगों की रुचि किसमें है, क्या लेना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, रुचि और प्राथमिकता क्या क्या है। तो पहले क्या था ना, आज से 8 साल 10 साल पहले कोई ग्रीन टी के बारे में नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस को लेके अवेयर हो गए हैं, सजग हो गए हैं कि नहीं नहीं फिट रहना है, ऐसे शुगर नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अब लोगों की रुचि जो है इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे कि एक है ग्रीन टी या प्रोटीन पाउडर या बहुत सारी चीज़ आती है, तो अब लोगों की प्रेफरेंस बढ़ गई है, तो ग्रीन टी जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ सिंपल सा एग्जाम्पल बताते हैं, पहले कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक आता था जिसको पी के बोतल वापस करना पड़ता था, अब नहीं दिखता है कहीं, और धीरे धीरे कुछ दिन बाद नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो नया लॉन्च कर दिया ना 20 रुपए वाली छोटी बोतल, जो कि लेने में हम लोग को घाटा है, क्योंकि वही चीज़ पहले 12 रुपए में 200 ml मिल रहा था और अभी वो 20 रुपए में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी की टेक्निक है कि धीरे 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 उसको बंद किए और इसको प्रमोट किए, तो अब लोग उसको पसंद करते हैं, क्योंकि बॉटल छोटी, आसानी से कैरी कर सकते हैं, बॉटल लौटाने का भी झंझट नहीं है, अपना लिए और चल दिए, ठीक है। तो अब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, और उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं कांच की बोतल, कोई कस्टमर मांगता भी नहीं है, हम लोग खुद भी दुकान पे जाके नहीं मांगते हैं कि कांच वाली बोतल दीजिए, क्योंकि यही यही पसंद है। तो अब कांच वाली बोतल का इमेजिन करो तो उसकी डिमांड घट रही है। अगर कंज्यूमर की रुचि है किसी चीज़ में, उसको प्राथमिकता दे रहा है कि नहीं इस तरह का प्रोडक्ट हमको पसंद है, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर प्रेफरेंस नहीं है तो घट जाएगी, ठीक है। और आजकल एक ये भी बहुत एक पॉपुलर रीज़न है डिमांड का, वो है फैशन। अगर कोई चीज़ ट्रेंड में या फैशन में आ गई, ठीक है, तो लोग दाम और अपनी इनकम भी नहीं देखते हैं, लोग उसको खरीदते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे पहले था, बहुत पहले फैशन में था बेल बॉटम पैंट्स, फिर बीच में वो नहीं था, ठीक है, या ऐसे जो होता है पैंट, ऊपर से पतला नीचे से चौड़ा, ऐसा दिखने वाला पैंट, ठीक है, अमिताभ बच्चन के टाइम की जो मूवीज आती थी उसमें होता था। फिर बीच में इधर 20 30 40 साल नहीं था ये फैशन में, लोग नहीं पहनते थे, अभी फिर से फैशन में है, तो अब लोग दुकान में जाकर डिमांड करते हैं कि हमको दीजिए, ठीक है। तो फैशन भी आज के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने का। अगर कोई चीज़ फैशन या ट्रेंड में आ जाती है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है, और अगर फैशन और ट्रेंड में नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर है, ठीक है, डिमांड को अफेक्ट करने वाले। और अब आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है, अब आज के टॉपिक पे आते हैं, मांग का नियम। मांग का नियम क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है, सिंपल सी बात बोलता है, किसी भी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी, ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी तो उसकी मांग घट जाएगी। यही बोलता है मांग का नियम, बस। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर किसी भी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यही मांग का नियम इतनी बात बोलता है मोटी भाषा में। ठीक है, अब जब डेफिनेशन पे आएंगे तो भाई क्या डेफिनेशन है, उसमें क्या अपवाद है, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मांग का नियम इतनी बात बोलता है, प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है उसकी डिमांड जो है वो घट जाती है। ठीक है, और प्राइस किसी भी कमोडिटी का घटता है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, और यही हम लोग मार्केट में देखते हैं होते हुए। ठीक है, तो ये जो मांग का नियम है, अब इसको हम लोग इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो मांग का नियम जो है ना, वो मांग और मूल्य के संबंध को बताता है। तो वही बता रहा है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इफ एंड बट है। ठीक है, और इफ एंड बट क्या है ना, कि बाकी सारी चीजें समान होने पर, ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में लिखा रहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। बाकी सारी चीजें समान होने पर किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है, उसकी डिमांड यानी कि उसकी मांग घट जाती है, और किसी भी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये बात तो समझ गए। ठीक है, अभी ये क्या है कि बाकी सारी चीजें समान होने पे। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें क्या है, अब देखो क्या होता है। अभी एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, मानो कोई भी सामान था, पहले वो मिल रहा था 100 रुपए का। ठीक है, और जब ये 100 रुपए का मिल रहा था ना, उस टाइम हम महीने में कमा रहे थे 5,000 रुपए, सिंपल। अब जो सामान की कीमत है वो हो गई 120। तो मांग के नियम के हिसाब से तो सामान की कीमत बढ़ गई, तो इसकी मांग क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। लेकिन मेरी इनकम जो है ना वो 7,000 रुपये हो गई। अब तो हम 20 रुपये लगा के भी ज़्यादा ले सकते हैं, तब तो हम बोलेंगे कि क्या मांग का नियम, कीमत तो बढ़ी, डिमांड कहाँ उसकी घटी। इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बोला बाकी सारी चीजें समान होने पर। मतलब जब मांग के नियम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को ये मानना है कि उपभोक्ता की आय उतनी ही है, उपभोक्ता की प्राथमिकता या रुचि यानी टेस्ट और प्रेफरेंस और फैशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जो संबंधित वस्तु है उसका दाम वही है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज जब समान होगी, इक्वल होगी, तभी मांग का नियम काम करेगा। ठीक है, अब अगर उधर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा और इनकम मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तब क्या मांग का नियम, हम तो और डिमांड करेंगे बढ़े हुए प्राइस पे भी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि मांग के नियम का जो डेफिनेशन है वो ये बोलता है कि बाकी सारी चीजें समान होने पे, और वो बाकी सारी चीजें वही सारे कारक हैं जो डिमांड को प्रभावित करते थे। ठीक है, तो ये मांग का नियम है। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स है और उसमें ग्राफ नहीं हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, एक मांग तालिका बनाएंगे जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड शेड्यूल, और हिंदी में कहते हैं मांग तालिका। तो ये सिंपल है, इस तरह से एक डब्बा बना लेना, किसी भी वस्तु की कीमत, उनके प्राइस और उसकी डिमांड। ठीक है, अब सिंपल है, कोई इसमें फैंसी नहीं है, अपने से तुम कुछ भी प्राइस कर दो कि मानो प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 1 रुपये पे जब था, ठीक है, तो हम 10 यूनिट डिमांड कर रहे थे, अब जब 2 रुपये हो गए तो हम 8 यूनिट डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब और जब प्राइस बढ़ा तो और हम कम डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस बढ़ा तो और कम डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस बढ़ा तो और कम डिमांड कर रहे हैं। तो बस यही दिखा रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रही है। तो बस यही मांग तालिका इसी को दिखाती है। ठीक है, इसी से जब हम अभी एक ग्राफ बना देंगे तो उसको हम लोग डिमांड कर्व या हिंदी में मांग वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे डेटा दिया रहे तो ग्राफ बना सकते हो, ट्राई करो, हम भी बनाते हैं। देखो अगर कहीं पे अटकोगे तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे पहले लिखना है ये नंबर, ठीक है। इधर मांग कितनी है, ठीक है, और इधर दाम कितना है, ठीक है। और अब तुम्हारे टेबल पे ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़, बाकी सारा डेटा दिया हुआ है, तो अब उस पे पॉइंट्स पे मैच करो, बताओ अब बन रहा है कि नहीं ग्राफ। इकोनॉमिक्स में ना ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज़ में, क्योंकि ग्राफ होता है। ठीक है, तो जब ऐसे हम लोग डेटा लिख लेते हैं तो हम एक बार बता देते हैं, ठीक है, सुन लो। हम यहाँ देखते हैं कि जब कीमत 1 रुपये थी तो डिमांड था 10 यूनिट, कीमत 1 रुपये, डिमांड 10। ये पहला पॉइंट मिला हमको ग्राफ पे। तुम ये लाइन नहीं खींचना चाहते हो, ऐसे ही कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बना देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्राइस 2 रुपये हो गया तो हम सिर्फ, सॉरी, तो अब जब ये 2 रुपये हो गया, ठीक है, तो हम सिर्फ 8 यूनिट ही खरीदने लगे, ठीक है। अब जब 3 रुपये हो गया तो हम सिर्फ 6 यूनिट ही खरीदने लगे। जब 4 रुपये हो गया तो हम 5 यूनिट ही खरीदने लगे। और जब प्राइस 5 रुपीज़ हो गया तो हम 2 यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट मिला ना, इन सबको जोड़ दिए और ये जो लाइन मिली, यही मेरा मांग वक्र है या डिमांड कर्व है, ठीक है। तो ऐसे बनता है ग्राफ। और इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये डिमांड पे नहीं, तुम कुछ भी पढ़ लो, प्रोडक्शन पढ़ोगे, कॉस्ट पढ़ोगे, यूटिलिटी पढ़ोगे, सब में डिमांड रहेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है नेट के सिलेबस में, तो बहुत सारा ग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, कैसे ग्राफ रहेगा और उससे रिलेटेड सवाल रहेगा, ठीक है, कि इतने यूनिट पे कितना उत्पादन हो रहा है या इस पे कितनी मांग है। तो ग्राफ बनाना और ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये है मांग तालिका और ये है मांग वक्र, यानी कि ये है डिमांड शेड्यूल और ये है डिमांड कर्व, तो मांग वक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जब भी मांग के नियम की बात होती है तो उसमें ये सारी चीज़ आती है, पहले एक डेफिनेशन आता है और फिर ये एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है, कि ये है मांग तालिका, ठीक है। तो मांग का नियम यही बोलता है कि अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, और उसकी मात्रा के बीच में संबंध पाया जाएगा, और वो संबंध क्या बोलता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पे, ठीक है, वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है, सिंपल, ठीक है। और ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, जिसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब अगर कोई बोले कि क्या चीज़ समान रहने पे, तो उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके रुचि, फैशन, उसकी पसंद में यानी टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी संबंधित वस्तु है, जो 2 तरह की हम लोग पढ़े थे, स्थानापन्न और पूरक, यानी कि सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ जब रहेगी एक समान, तो मांग का नियम जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब तो ये मांग का नियम हो गया। अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है कि मांग के नियम के अपवाद, ठीक है। हर चीज़ में अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। मतलब अब मांग का नियम है तो ठीक है, सारी वस्तु मांग के नियम को फॉलो करती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तु है ना जहाँ पे आके मांग का नियम फिनिश, वो ना वहाँ पे काम नहीं करता, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एक एक करके देखेंगे क्या अपवाद है, ठीक है। पहला अपवाद है भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। क्या होता है ये एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ना स्पेक्यूलेशन, कुछ हद तक। भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, ठीक है। ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो चलेगा, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, आपको मानो क्या होता है ना कि अभी जब इलेक्शन होने वाला था, उस टाइम पे ऐसा मार्केट में र्यूमर था और सच भी था
कि जैसे यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। सब ये बात कर रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता किसी को, लेकिन ऐसा था। तो मतलब लोगों को लग रहा था कि भविष्य में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि आ सकती है। तो बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पे एकदम बॉटल वॉटल लेके खड़े हो गए थे, घर में जितनी बाइक है कार वाले सब में पेट्रोल भरवा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता था कि कीमत वृद्धि नहीं होती, ठीक है, लेकिन अब हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि संभावना अगर किसी चीज़ की हो तो वो हो जाए। तो उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत में उस टाइम कोई चेंज नहीं आया था, कीमत तो उतनी ही थी, कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, तो कीमत में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन उसकी डिमांड तो बिल्कुल बढ़ गई थी। तो यहाँ पे तो मांग का नियम फेल हो गया। मांग का नियम क्या बोलता था कि अगर कीमत घटेगी तो ही डिमांड बढ़ेगी, वहां पे कीमत नहीं घटी तो भी डिमांड बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज होती है कि जिसके बारे में अगर हम लोग को ऐसा लगने लगे कि भविष्य में उसका दाम बढ़ जाएगा, तो लोग उस दाम पे भी बहुत सारा खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बढ़ भी जाता है दाम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, या मानो इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, कि मानो कोई भी चीज़ है, स्पेशली मानो कार वार में ऐसा होता है, या एसी और फ्रिज में ऐसा होता है ना कि ऐसा एक परसेप्शन है, दिमाग में थॉट है कि जब विंटर आएगा ना तो एसी का दाम कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम खरीदेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि अभी नहीं लेते हैं, विंटर में लेंगे तो 2 4 5 हज़ार रुपये कम में मिल जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हो जाता है, और बहुत बार होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हो सकता है। अभी मानो हमको उतना पता नहीं कितने का मिलता है, मानो 25 हज़ार का एसी अभी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे, जब विंटर आएगा ना तो दाम कम हो जाएगा। ठीक है, इस दाम पे भी उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद जब विंटर आता है तो उसका दाम क्या होता है, और बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब बढ़े हुए दाम पे भी लोगों को लेना पड़ रहा है जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे चलता है। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में ऐसे मन बना लेते हैं, एक राय बना लेते हैं कि भविष्य में उसका दाम बढ़ेगा, तो लोग अभी की कीमत में ही उसको बहुत खरीदने लगते हैं। उसके दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मांग में परिवर्तन हो जाता है, जो कि मांग के नियम के अगेंस्ट है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अगला है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। क्या होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु? इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि हम लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक शो ऑफ के लिए लोग लेते हैं। मानो डायमंड रिंग, उसकी क्या ज़रूरत है किसी को, उससे थोड़ी हम लोग का पेट भर रहा है। ठीक है, लेकिन जो उस क्लास के लोग हैं, जो इतनी इनकम है, ठीक है, तो उन लोगों के सर्कल में मतलब एक प्रतिष्ठा का सूचक है, वो स्टेटस सिंबल है कि अरे क्या तुम 20, जैसे आता है ना कि किसी हीरोइन की शादी हुई तो उसके फियांसे उसको 2 करोड़ की डायमंड रिंग दे दिए, तो 5 करोड़ की, तो पूरा इंटरनेट पे आएगा, न्यूज़ में आएगा ऐसा। ठीक है, तो मतलब बात करेंगे कि क्या अच्छा इतनी महंगी रिंग दे दी है। ठीक है, इस तरह की जो वस्तु होती है ना वो प्रतिष्ठा सूचक है, उससे किसी का पेट नहीं भर रहा है। ठीक है, लेकिन वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्टेटस को दिखाने के लिए लोग खरीदते हैं। तो ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल लोग की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत हाई इनकम ग्रुप के लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर मर्सिडीज कार, तो उसमें भी तो बैठना ही, उसमें भी तो एसी चल रहा है, नॉर्मल कार में भी वही चलता है, लेकिन लोग लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हम स्टेटस दिखाने के लिए ये सामान ले रहे हैं, ठीक है, मानो हमको लेना है डायमंड रिंग 2 करोड़ की। ठीक है, अब हम लेने के लिए गए, ठीक है, वहां पे पता चला कि नहीं, अब तो इसका दाम जो है ना वो 2 करोड़ 5 लाख हो गया। तुम ही सोचो, जो आदमी 2 करोड़ स्पेंड करने के लिए तैयार है, तो अगर 5 6 लाख बढ़ जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लोग को पड़ता है, हम लोग के जैसे। लेकिन जो 2 करोड़ स्पेंड करने के लिए है, उसको अगर 5 लाख बढ़ जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़े हुए दाम पे भी खरीद लेता है। क्यों? अब तो लोग और बोलेंगे ना कि अरे 2 करोड़ 5 लाख की लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका मकसद ही वही है कि आपको अपना स्टेटस, प्रतिष्ठा दिखाना है समाज में। ऐसी वस्तु की कीमत जितनी बढ़ती है ना, लोग और ज्यादा खरीदते हैं, जो कि मांग के नियम के अगेंस्ट है। ठीक है, मांग का नियम तो बोलता था कि अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, लेकिन इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, प्रतिष्ठा सूचक, स्टेटस सिंबल गुड्स, उसकी जब प्राइस बढ़ती है जनरली, तो उसकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब अलग अलग गुड्स इसमें आ सकते हैं, जैसे हम बोले कि मर्सिडीज या डायमंड रिंग्स या इस तरह की जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, अगला एक फैक्टर है उपभोक्ता की अज्ञानता। ठीक है,
या फिर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता की अज्ञानता। मतलब एज अ कस्टमर आपको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, कि पहले प्राइस कितना था, अब प्राइस कितना है, भविष्य में बढ़ने वाला है, घटने वाला है, क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है मार्केट की सिचुएशन के बारे में, तो जिस दाम में भी मिलेगा आप तो उतना ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर घर में होता है कि वो उनकी जिम्मेदारी होती है बाहर जाके ग्रॉसरी लेके आने की, जो भी हो, लड़का लड़की या सब्जी लेके आने की, और कुछ एक दो लोग हर घर में ऐसे होते हैं कि जिनको उस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। वो लोग अपना, मानो छोटे भी है, मानो छोटे भाई बहन, तो वो लोग पढ़ाई में ये सब चीज़ में बिजी, उनको नहीं पता, और उनको कभी घर में मम्मी सब्जी लाने भेज दें, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग लेके आते हैं तो कितनी डांट पड़ती है, कैसे टमाटर लेके आ गए, वो तो कल 16 में लाए थे, तुम ये 20 में उठा के ले आए हो। ऐसे सब जगह पे स्टोरी होती है। क्यों? उस बंदे को नहीं पता ना कि मार्केट में कितने का मिल रहा था, क्या मिल रहा था, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। तो वैसे में क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कंज्यूमर। ऐसा कंज्यूमर, अगर आपको मार्केट के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको नहीं पता कि पहले कितना दाम था, अब कितना दाम है, तो आप किसी भी दाम पे कितनी भी क्वांटिटी उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी मांग का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। अगला बताते हैं गिफ्ट गुड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बार बार आता है। नताशा बोल, गिफ्ट गुड्स, ठीक है। और इसको गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और हिंदी में इसके लिए टर्म है गिफन का विरोधाभास। तो हिंदी में लिखना है तो तुम लिख सकते हो, गिफन का विरोधाभास, ठीक है। तो ये है क्या, सिंपल देखो, गिफन जो है एक आदमी का नाम है, ठीक है, और वो इस चीज़ के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताए थे, तो इसलिए उनके नाम पे इसको रख दिया गया है, ठीक है। तो गिफन फॉरेन कंट्री के हैं, ठीक है, और सर रॉबर्ट गिफन शायद उनका नाम है, या सर गिफन, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार, तो जैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल खाने में दाल चावल खाते हैं, तो वैसे बहुत सारी फॉरेन कंट्री में उन लोगों का नॉर्मल खाना होता है ब्रेड। जैसे हम लोग के लिए दाल चावल है, तो उन लोग के लिए वो ब्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी भी अगर है ना, तो वो भी चावल ही खाता है, भले वो मोटा चावल खाए, 8 रुपए राशन वाला खाए, जो भी खाए, जिस भी प्राइस का वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो गरीब से गरीब आदमी भी है ना, वो ब्रेड तो खाएगा ही खाएगा, ठीक है। एक बार वो मार्केट में क्या देखते हैं, सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है, कि ब्रेड का प्राइस जो है वो बढ़ा, ठीक है। लेकिन जब वो मार्केट में ऐसे सर्च किए, रिसर्च किए, तो उनको पता ब्रेड का प्राइस बढ़ने के बाद भी ब्रेड की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो वो सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, नॉर्मली तो किसी भी चीज़ का जब प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड, सॉरी प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो देख रहे हैं कि ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तब जब वो मार्केट में रिसर्च किए ना, तो उनको क्या पता चला कि मानो कोई मजदूर था, ठीक है, और वो पहले ब्रेड ले रहा था 10 रुपये में, या जो भी वहाँ की करेंसी होगी, ठीक है, वो ले रहा था, और उस टाइम पे, ठीक है, बाकी जो अमीर लोग का खाना है वो वहाँ पे मीट है, ठीक है, और जो गरीब आदमी है वो ब्रेड खाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मानो 10 रुपये था, और उस टाइम पे भी वो जो भी मीट मांस जो भी था वो 100 रुपये का था, अफोर्ड नहीं कर सकता था वो, ठीक है। या मानो थोड़ी क्वांटिटी में अफोर्ड कर सकता था, उसकी जो भी इनकम थी। अब क्या हुआ ना, मार्केट में जब दाम बढ़ा, ठीक है, तो ब्रेड का दाम हो गया 12, ठीक है, और इसका दाम बढ़ गया 150। इसलिए अपनी आय का, अपनी इनकम का थोड़ा बहुत जो हिस्सा वो इस पे खर्च कर रहा था, वो भी बोला कि अब तो इतना बढ़ गया, अब हम नहीं खरीद पाएंगे इसको, तो वो भी वो ब्रेड पे ही खर्च करने लगा, ठीक है। मतलब जो भी खाना वो खाता था उसकी कीमत तो बढ़ी, लेकिन इसकी तुलना में बाकी सारी चीज़ की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो जो थोड़ा बहुत इस पे खर्च करता था वो सब इसी पे खर्च करने लगा। तो जो सब इसी पे खर्च करने लगे तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर एक अर्थव्यवस्था में, हर एक इकोनॉमी में इस तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे क्योंकि स्टेपल फूड है लोगों का, रोटी और चावल, तो ऐसा ही होगा कि अगर हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मानो जो गरीब आदमी, जो मजदूर वर्ग का इंसान है, वो पहले थोड़ी सब्जी भी मानो खरीद लेता था, लेकिन अब जब दाम बढ़ा तो सब्जी की कीमत इतनी बढ़ गई,
अब जो वो जिस पैसे की सब्जी खरीदता था वो बोलता छोड़ो चावल से ही पेट भर लेंगे, तो वो चावल ही और खरीदने लगा। हालांकि चावल का दाम भी बढ़ा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में बाकी सारी चीज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो है इसको कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स या गिफिन का विरोधाभास, और ये मांग के नियम के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये भी एक मांग के नियम का अपवाद है। ठीक है, और अभी क्योंकि गिफिन के विरोधाभास की बात हुई है तो एक चीज और बता देते हैं। ठीक है, तो गिफिन का विरोधाभास कौन सी वस्तु के लिए चलता है? हिंदी में इसके लिए ये टर्म है घटिया वस्तु। हालांकि ये घटिया वस्तु नहीं है, लेकिन ये टर्म है इसके लिए, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स या घटिया वस्तु। तो अब घटिया उस सेंस में नहीं है, किस सेंस में इंफीरियर गुड्स है कि जब इसका प्राइस बढ़ता है ना इंफीरियर गुड्स का, तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसीलिए ये एक अपवाद है। ठीक है, तो जब इसका प्राइस बढ़ता है इंफीरियर गुड्स का तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, और क्यों बढ़ती है ये अभी हम एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी। और दूसरी होती है सामान्य वस्तु, यानी कि नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स में तो नॉर्मली चलता है कि अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, या भी एक पढ़े स्टेटस सिंबल गुड्स यानी कि प्रतिष्ठा सूचक। तो ये सब में अलग अलग रिलेशन है, उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, कि डिमांड का रिलेशन बताओ फॉर नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु के लिए। तो अच्छा ये है, स्टेटस सिंबल गुड्स में भी हम लोग यही देख रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है वो है मांग के नियम का अपवाद, यानी ये सारी वैसी वस्तुएं जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो पहला था कि भविष्य में अगर कीमत वृद्धि होने वाली है, वो माइंडसेट, तो हम लोग अभी ही बहुत ज़्यादा डिमांड कर देंगे, प्राइस नहीं घटा तो भी। दूसरा था स्टेटस सिंबल गुड्स, प्रतिष्ठा सूचक, तो अब ये तो है ही स्टेटस सिंबल, तो दाम जितना बढ़ेगा लोग उतना खरीदेंगे। ठीक है, और फिर था कि अगर उपभोक्ता को पता नहीं है मार्केट के बारे में तो वो किसी भी प्राइस पे कितना भी खरीद सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि प्राइस घटा है या बढ़ने वाला है या क्या होने वाला है। ठीक है, ये चीज़। और अगला था गिफिन गुड्स। ठीक है, और बस इतना ही है इसमें, ये सारे मांग के नियम के अपवाद है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? रशीद ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाषा में कोई दिक्कत, इंग्लिश हिंदी ऐसा कुछ नहीं? ठीक है, चलो तो अभी इतना ही। आज थोड़ा क्लास पहले वाला टाइमिंग इधर उधर हो गई थी, तो अभी एंड करेंगे इसको यहीं पे। ठीक है, आगे के क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।